हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुशान अलग्या। तो अभी क्या है, जीटीयू ने अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है तो इसलिए एमसीक्यूज़ रखे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर पीपीएस जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उस मॉड्यूल का मीन्स मॉड्यूल 1 है जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो उसके आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जिससे क्या है कि हमारा रिवीजन भी हो जाए सारे चैप्टर्स का। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते। अभी मैंने क्या है इस पूरे मॉड्यूल में ऐसे डिवाइड किया है कि किसी में क्या थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स भी रखे और थोड़े एमसीक्यूज भी रखे, ठीक है ना। अगर आपको ये थियरी अगर आपको रिवाइज करनी है तो इधर आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो उधर से आप क्या थियरी रिवाइज कर सकते हैं, बाद में इस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एमसीक्यूज में भी ऐसा है कि कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स रहेगी और कहाँ पे एमसीक्यू रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि दोनों के अगर फिल इन द ब्लैंक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो एमसीक्यू तो इजी होते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी दिए होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दोनों इंक्लूड किए हैं जिससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर्स एंड प्रोसेसेस द गिवन इनपुट टू जनरेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो ये तो हम छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे कि चार्ल्स बेबेज है, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर से जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। द रो डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज नॉन एज। भी जो रो डिटेल्स होती है, ठीक है ना, तो उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका आंसर आएगा डेटा। नेक्स्ट चलते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज। अब जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Dash is the processor of the computer that is responsible for controlling and executing the various instructions। तो ये क्या है, ये एक कंप्यूटर का जो मेमोरी लेआउट मीन्स जो भी प्रोसेसिंग का जो लेआउट होता है, जैसे पहले हमने इनपुट दिया, बाद में वो किधर जाएगा, तो एक मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से का ट्रांसफ़र होगा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, ठीक है ना, वो एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो उससे वो सारी प्रोसेस है वो मैंने प्रीवियस जो रिवीजन वीडियो था उसमें समझाई है, ठीक है ना। तो इसमें एक छोटी सी बात ये है कि जो प्रोसेसिंग होती है ना वो सीपीयू में होता है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, उसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेमोरी साइज चार्ट। अब मेमोरी साइज चार्ट में है ना, ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इससे क्या है मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बाइनरी डिजिट है, मीन्स जो भी बीट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना वो बीट है, ठीक है। तो मेमोरी का लेआउट एक बीट से लेके हम जहाँ तक भी जाना चाहिए उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 बीट से, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, ठीक है ना। तो 1 बीट होता है, बाद में 1 निबल क्या होता है, वो 4 बीट मिला के 1 निबल होता है। 8 बीट से 1 बाइट होता है। और बाइट को जब जैसे हम कोई भी प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे किलो बाइट होता है तो वो इंटू मीन्स 2 रेज़ टू पावर 10 होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है ना। किलो मीन्स क्या, 1000 हम मल्टीप्लाई करते हैं, पर मेमोरी लेआउट में क्या होता है 2 की पावर में होता है, डेसिमल में नहीं गिनते, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे गिना जाता है, जैसे क्या है ये 2 की पावर 10 है, ठीक है ना। उसके बाद ये मेगा बाइट हो गया, 1024 KB होता है ना, वो 1 MB होता है, ठीक है। तो वो ऐसे आपको याद रखना है, पहले क्या आएगा बाइट, फिर KB, MB, GB, TB, PB, EB, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो भी हमने डिस्कस किया, क्या है वो एक बीट है। एक बीट है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बीट स्टैंड्स फॉर, बीट का मतलब क्या होता है, वो क्या है बाइनरी डिजिट, जो इधर लिखा है, देखिए इधर लिखा है 1 बीट इज अ बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी कोई कैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है, ठीक है ना। ये दोनों में से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ये सीरीज याद रखनी है। ये कौन सी सीरीज है, 2 के पावर वाली सीरीज है। ये 2 की पावर 0 वाला टर्म है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ऐसे कंटिन्यूएशन होता जा रहा है। तो आपको क्या है, अगर ये सीरीज आती है मीन्स आपको ये एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आएगा, 2 की पावर 0 टर्म आएगा, बाद में 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे, बाद में हम इसको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। जैसे हमको जो 13 नंबर है, ठीक है ना, उसका हमको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये क्या, ये डेसिमल नंबर है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। 10 है, वो टेंस डिजिट 1 है और यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 3 मतलब क्या
कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10th डिजिट 1 मतलब क्या 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 10 + 3 वो क्या होता है 13 होता है, ठीक है। तो अब उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये मैंने बताया कि आपको क्या ये सीरीज़ याद रखिए, ये सीरीज़ आपने ऐसे ही लिख दी, ठीक है, उल्टी लिखनी है। बाद में क्या करना है, इस सीरीज़ की हेल्प से आपको 13 नंबर लाना है। अब आपको पता है 13 क्या होता है, तो इधर हम देखेंगे तो हम एक 8 ले सकते हैं, 2 की पावर 2 का जो क्यूब होता है ना वो 8 होता है, ठीक है। अगर 8 ले लिया, ठीक है, फिर क्या 2 स्क्वायर वो 4 होता है, तो 4 भी ले लिया। तो 8 + 4 कितना होता है 12 होता है। तो हमको क्या चाहिए 13 चाहिए, मीन्स और 1 चाहिए, मीन्स +1 करना है। तो क्या करेंगे 2 की पावर 0 ले लेंगे, और जो हमें नहीं चाहिए उधर हमको 0 लिखना है, ठीक है ना। तो इधर ये नंबर हमको मिल गया बाइनरी वाला 1101, जिसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 13 है, और उसका 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1101 है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बाइनरी नंबर दिया है आपको 1001010, तो इसको आपको डेसिमल में फाइंड करना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने सीरीज़ लिखी थी वैसे ही सीरीज़ आपको लिख देनी है। बाद में जो भी नंबर है उसका सब्सिक्वेंट आपको लिख देना है। जैसे इधर ये जो 1001010 है, ठीक है ना, तो उसको आपने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, इन सब को आपको एडिशन कर लेना है। जैसे 2 की पावर 6 है वो क्या होता है वो 64। बाद में ये 0 है, 0 को इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 आएगा। बाद में 1 किधर आ रहा है, वो 2 क्यूब पे आ रहा है, 2 क्यूब क्या होता है 8। फिर 1 कहाँ पे आ रहा है, वो 2 पे आ रहा है, तो +2, तो 64 + 8 + 2, तो ये 74 है। ये जो नंबर है उसका बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 74 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं कि आपको क्या 2 नंबर दिए होते, वो डेसिमल में भी दिए हो सकते हैं या बाइनरी में भी दिए हो सकते हैं, उन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है ना। अगर डेसिमल में दिए हैं तो आपको डायरेक्टली आता है, क्योंकि जैसे 2 + 3 बोला है तो वो 5 आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ऐसे दिया है जैसे 0010 0111, तो वो ये क्या है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको बोला जाए कि आपको इसका एडिशन करना है तो उसके सर्टेन रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या है वो देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट डिजिट मीन्स क्या, ये ऊपर वाला है ना उसको आपको फर्स्ट गिनना है, ठीक है। अगर वो 0 दिया है, और सेकंड ऑपरेटर मीन्स ऑपरेंट, जो ऑपरेंट मतलब क्या है कि जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे 2 + 3 है तो 2 भी एक ऑपरेंट है और 3 भी एक ऑपरेंट है, ठीक है ना। तो उन दोनों को ऑपरेंट बोलते हैं। अगर जिसका मैनिपुलेशन करना है जो ऑपरेंट है वो आप देखना, इधर बाइनरी में क्या है 0 और 1 दो ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर पहला ऑपरेंट 0 है दूसरा ऑपरेंट 0, अगर 0 + 0 करेंगे तो वो 0 ही आएगा। दूसरा रूल क्या है, 0 पहला ऑपरेंट 0 है दूसरा ऑपरेंट 1 है, 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब तीसरा क्या है, पहला ऑपरेंट 1 है सेकंड ऑपरेंट 0 है, तो फिर से 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 1। और नेक्स्ट क्या है, 1 पहला ऑपरेंट 1 है दूसरा ऑपरेंट भी 1 है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, अगर 1 + 1 करेंगे तो एडिशन आपको 0 मिलेगा और कैरी 1 मिलेगा। अब कैरी क्या चीज़ है तो वो देखते हैं। जैसे हम कोई भी एडिशन करते हैं, ठीक है, कि ऐसे आपने लिखा है 10 + 11, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आप देखते हैं कि अगर एडिशन करते हैं ना उसमें 10 से जब भी एक्सीड हो जाता है नंबर, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं पावर में चढ़ा देते हैं, क्या कि दोनों नंबर के ऊपर लिखते हैं। जिससे क्या होगा कि अब जब उसके बाजू वाली रो का एडिशन करें तब उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कैरी बोलते हैं। जैसे 1 + 1 है तो बाइनरी में तो 2 अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो 1 + 1 मीन्स मैक्सिमम लिमिट उसकी 1 है, तो वो 1 को भी एक्सीड कर जा रहा है। अब एक्सीड कर जाएगा तो ठीक है ना, तो आपको क्या करेगा 1 को आपको कैरी में लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका आंसर तो 0 आएगा, पर उसके बाजू वाला होगा ना उसमें कैरी में 1 चला जाएगा। वो कैसे होता है वो भी देखते हैं। जैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, ये 2 नंबर दिए हैं आपको 0010 और 0111, ये 2 नंबर दिए, इसका आपको एडिशन करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देख। जैसे ये 2 नंबर दिए, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमने देखा 0 + 1 क्या होता है, प्रीवियसली देखा 0 + 1 तो वो क्या होता है a + b 1 होता है, तो इधर 1 लिख लिया। बाद में 1 + 1 क्या होता है, ये देखिए ये अभी कैसे आया, जो 1 + 1 होता है उसका एडिशन तो 0 होता है और कैरी होता है 1, मीन्स क्या होगा 1 + 1 का एडिशन हो गया 0 और उसमें कैरी 1 हुआ, मीन्स आपको 1 को इधर ये जो प्लेस है ना इधर आपको 1 को प्लेस करना है, ठीक है। अब इधर अगर 1 आएगा तो ये क्या हो गया, ये फिर से 1 + 0 + 1, तो फिर से एक 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। इधर भी क्या आएगा 1 + 0 + 0,
अब 1+0 क्या होता है, वो तो 1 ही होता है, तो इधर भी 1 लिख लेंगे। तो अगर ये देखते ये नंबर क्या है, ये नंबर 2 है, ठीक है ना, और ये नंबर डेसिमल में क्या है, ये नंबर 7 है, 2+7 क्या होता है 9। और अगर इस नंबर को हम मैनिपुलेट करते हैं डेसिमल में तो ये भी 9 ही आता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमने एडिशन किया वो ठीक है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है ना, वो भी हमारा नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके जैसा ही है। उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है और हमारे पास डेसिमल होते हैं, मीन्स 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। तो इसमें क्या होता है, ए और बी जो 1 और 0 में मैनिपुलेट होते हैं तो उसको आपको शफल करते रहना है। जैसे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1 होता है। तो आपको इसमें सिर्फ एक ही केस में 1 आएगा, 1 इंटू 1 ही 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये दो नंबर दिए है 1 1 0 0 और 1 0 1 0, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये नंबर दिए 1 1 0 0 और 1 0 1 0, ठीक है ना, ये दो नंबर दिए। पहले क्या करना है आपको, नॉर्मल जब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे ये जो नंबर दिया होता है ना उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इससे मल्टीप्लाई करते और फिर इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो ऐसे 4 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 और 0, ठीक है ना। तो ये 4 बार 0 लिख लिया। अब अगर इस डिजिट पे आते तो हम क्या करते, एक 0 ऐड कर देते। तो इधर क्या मैंने स्पेस लिखी है, अगर आप इधर आपको 0 लिखना है तो 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक डिजिट में शफल हो गया, ठीक है ना। अब इस 1 की बारी, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1। अब क्या होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 लिख लिया, फिर से 1 इंटू 1 1 लिख लिया। अब इधर 0 आया तो 0 इंटू कुछ भी हो जाए वो 0 ही होने वाला है। और फिर इधर फिर से 1 आया तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया। अब ये जो मिला ना हमको, इसको एडिशन करना है। जो हम रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई भी 4 डिजिट वाला, तो उसमें कैसे करते हैं, पहले चारों एंट्रीज लिखते हैं, बाद में लास्ट में उसका एडिशन करते हैं। तो इसमें भी ऐसा करना है, ये सभी जो टर्म्स है ना उसका एडिशन करना है। जैसे ये इधर क्या है 0 ही है तो वो 0 आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो उसका क्या है वो भी 0 आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 तो वो क्या है 1 ही आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 वो भी 1 आएगा, 0 प्लस 1 वो भी 1 आएगा और 1 भी 1 आएगा। अब ये इक्विवेलेंट मिल गया, ठीक है ना। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन पे। इसमें क्या होता है, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 माइनस 1 होता है, ये इधर डिफरेंट आ जाता है। 0 माइनस 1 का सब्सट्रैक्शन आपको 1 मिलता है और बोरो करना पड़ता है। मीन्स क्या करना पड़ता है, आपको जो बाजू वाला डिजिट है ना उससे बोरो करना है, ठीक है। उस पर मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ वो क्या होता है। 1 माइनस 0 तो आपको पता है 1 होता है और 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है ना। अब इसमें बोरो वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये दो नंबर दिए 0 1 0 1 और 0 0 1 0, तो इस नंबर का हम अगर फाइंड करते हैं, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। 1 माइनस 0 क्या होता है 1, 0 माइनस 1 अभी हमने देखा आंसर 0 आएगा और बोरो 1 करना पड़ेगा। मतलब क्या, बोरो 1, आगे वाला जो डिजिट है ना उससे हमने 1 बोरो कर लिया। इधर क्या होगा, जैसे इसका आंसर क्या आने वाला था 1, तो उसको हमने बोरो पहले कर लिया। क्या किया, 1 माइनस 0 1 होने वाला है, 0 माइनस 1 वो आपको नहीं पता है, उसके एंट्री आपको खाली छोड़ देनी है। और ये 1 माइनस 0 1 जो आने वाला था उसको एक क्या करना है, आपको राइट शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये वाला 1 जो होता है वो इधर चला आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा था। और इसका आंसर देंगे 0 माइनस 0 तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया 0 0 1 1, जो क्या होता है वो 3 होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये थोड़े MCQs है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम विथ बेस 2 इज नोन एज, तो ये अभी हमने डिस्कस किया। नंबर सिस्टम विथ बेस 2 तो वो क्या होता है, वो बाइनरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कोड, तो इसका आंसर क्या है आस्की कोड होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बाइनरी एडिशन रूल, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा वैलिड बाइनरी एडिशन, अभी हमने एडिशन देखा तो उसमें क्या था 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं तो इधर क्या आएगा 0 प्लस 0 0 है, 1 प्लस 0 1 है, ये भी ट्रू है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 विथ अ कैरी 1, ये भी ट्रू है।
और इसमें क्या है 1+1=0 विथ नो कैरी, अगर नो कैरी नहीं आता है उसमें क्या 1 तो कैरी में हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है ना। तो इसका आंसर इधर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बाइनरी मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लीकेशन भी देखा तो उसमें क्या होता है 0 × 0 1 होता है क्या, नहीं, ये तो गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 0 × 1 0 होता है, ये सही है। 1 × 1 भी 1 होता है और 1 × 0 भी 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट जो था वो गलत था ऑप्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा। अभी कंप्यूटर में जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो हमको पता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू पे होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीपीयू। नेक्स्ट पे चलते हैं एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है वो पूछा गया है। एएलयू मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा भी ऑप्शन में दे देते हैं कि एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल नहीं आएगा, लॉजिक ही आएगा, ठीक है ना। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी आपको याद रखना है। द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। अब ये अगर आपको नहीं पता है कि आपको जो कमांड्स की हायरार्की कैसे होती है, तो वो उसके लिए आपको प्रीवियस वाला वीडियो, जो रिवीजन वाला वीडियो था, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, तो वो भी आपको देखना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो 20 मिनट्स का, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि वो सारी जो मेमोरी लेआउट है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा कि पहले है ना हम इनपुट देते, इनपुट कहाँ पे जाता है, वो मेमोरी में जाता है। मेमोरी होती है ना वो कंट्रोल सेक्शन मीन्स कंट्रोल यूनिट जो होते हैं ना उसको पास आउट करती है। तो एएलयू किस में आता है, वो कंट्रोल यूनिट में आता है। तो पहले किस में से किस में पास आउट हुआ, वो प्राइमरी मेमोरी में से कंट्रोल यूनिट में पास आउट हुआ, ठीक है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा प्राइमरी मेमोरी। अब क्या 3 प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। अगर एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का आप एक ही गिन सकते हो, पर वो अलग भी कैसे गिनी जा सकती है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या है, जो कैश मेमोरी है, जो रैम मेमोरी है, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या है, डायरेक्टली इनपुट आउटपुट ले सकते हैं ड्यूरिंग मैनिपुलेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइमरी मेमोरी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, ठीक है। जब प्रोसेसर को यूज़ होती है डेटा की, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमने अभी डिस्कस किया, जब भी प्रोसेसिंग चाहिए, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को जब भी कोई भी प्रोसेस करनी है, तो वो किससे मेमोरी लेगा, वो हमेशा मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी होती है उससे मेमोरी लेने वाला है, ठीक है ना। मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। उन दोनों का कोई दोनों नाम सेम ही है, ठीक है ना, एक ही मेमोरी को लोकेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो ये तो बहुत ही ईजी आंसर है, ठीक है ना, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो अभी जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हाई स्पीड, हाँ ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हाँ ये भी है। ग्रेट एक्यूरेसी, ये भी है। मीन्स ऑल ऑफ दिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में एसएसआई। एसएसआई मतलब क्या, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या होता है एलएसआई या वीएलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एचएएल थे वो हम करंटली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको टेक्नोलॉजीज याद रखनी है, ठीक है ना। ऐसा पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई थी, ठीक है ना। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। तो उस पर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। तो अभी हमने देखा कितनी जनरेशन है, इधर 5 जनरेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, जो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में अभी देखा वैक्यूम ट्यूब हुआ। तो विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था कि ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था, इसलिए ट्रांजिस्टर यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, उन सारे ट्रांजिस्टर को मिला के हमने एक आईसी बनाया। आईसी मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में क्या, फोर्थ जनरेशन में हमने वैसे वैसे आईसी जो थी उसको एनहांस करके हमने माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए, ठीक है ना। तो ये था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर्स है उनसे क्या कोर्स आपने बढ़ा दिए, जैसे 4 कोर होता है, 8 कोर होता है, जैसे कोर्स आपने बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो वो फिफ्थ जनरेशन में आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्कैनिंग पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्कैनर पे डिफरेंट टाइप के सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं कि स्कैनर है उसके टाइप्स क्या है। आपको क्या याद रखना है, ये मैंने थियरी प्रोवाइड इसलिए की है कि आपको क्या, आपको सिर्फ टाइप्स आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है ना। इस ये जो पीडीएफ है
और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्विकली रीड कर लेते हैं। Scanning devices are the input devices that can electronically capture text and images and convert them into computer readable form। ठीक है, तो इसमें कितने तरह के स्कैनर आते हैं? एक है फ्लैट बेड, दूसरा है ड्रम, तीसरा है स्लाइड और चौथा है हैंड हेल्ड। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्कैनर होते हैं। तो ये आपको सिर्फ ऐसे नाम ही याद रखने हैं, ऐसे नहीं है कि सब कुछ आपने ऐसे मेमोराइज कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंटर। अब प्रिंटर में भी क्या होता है कि 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो उसका नेम आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे डॉट मैट्रिक्स होता है, इंकजेट होता है और एक लेज़र प्रिंटर होता है। ठीक है ना। अब इसमें लेज़र प्रिंटर है ना, उसमें एक चीज़ याद रखनी कि लेज़र प्रिंटर में नॉट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर टू जनरेट एन आउटपुट। मीन्स इससे क्या है कि कंप्यूटर में हमेशा आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, रोम एंड रैम। तो ये खुद एक कंप्यूटर है। ठीक है ना, इसको आपको ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली कोई प्रोसेसर आपको चाहिए, ये खुद एक कंप्यूटर है जो अपने आप को डील करना जानता है। ठीक है ना, तो ये एक लेज़र प्रिंटर होता है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये ऐसे MCQ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े एब्रीविएशन है ना, उसको उनको आपको देखना है। जैसे MICR है, वो क्या है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। OCR है, वो क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बारकोड रीडर होता है। बाद में OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बाद में USB होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसे BIOS बोलते हैं, बट हम जनरली लाइफ में बायोस बोलते हैं। ठीक है ना। बाद में ASCII, तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना, तो ये उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसमें क्या है पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ठीक है ना, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है। ठीक है ना। बाद में चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। अब रैम कितने 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। ठीक है ना, तो डायनेमिक का क्या होगा? सेकंड ऑप्शन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर SRAM का क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, ये 3 MCQ हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, a name of for the short term memory of the computer that is lost when the computer is turned off। तो इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी बोलते हैं। डायनेमिक मेमोरी किस में आती है? वो में रैम में आती है। ठीक है ना, तो वो रैम क्या है? वो लॉस्ट हो जाती है जब भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। अब चलता है EEPROM, इसका फुल फॉर्म क्या है? रोम क्या मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये रोम का फुल फॉर्म है। अब EEP मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कौन सा मैच करता है? वो C ऑप्शन मैच करता है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तब मेमोरी लॉस्ट नहीं होती, तो उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो किस में मेमोरी लॉस्ट नहीं होती? तो हम हार्ड डिस्क मीन्स जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो भी स्टोर करते हैं वो लॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लैंग्वेजेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो कितनी प्रकार की होती है? वो ऐसे 2 प्रकार की होती है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में भी 2 डिवीजन है, एक है असेंबली लेवल लैंग्वेज, एक है मशीन कोड। मशीन कोड मतलब क्या? जो बाइनरी कोड होता है वो। असेंबली लेवल लैंग्वेज मतलब क्या? जो निमोनिक्स का यूज़ करता है, जैसे एंड है, ऐड है, एडिशन के लिए ऐड यूज़ करता है, सब्सट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करता है। तो ऐसे जो निमोनिक्स यूज़ करते हैं वो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन अपग्रेड हुई वैसे वैसे लैंग्वेज भी अपग्रेड हुई होगी। ठीक है ना, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज है ना वो सेकंड स्टेज था। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड। और डैश इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स कॉल्ड निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। तो हमने अभी डिस्कस किया निमोनिक्स किस में यूज होता है, तो वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ऐसा होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना वो कोई भी मशीन में आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि ये मशीन पे रन करेगी ये मशीन पे रन नहीं करेगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज वो मशीन डिपेंडेंट होती है। इसका ऐसा भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, मशीन लैंग्वेज इज। ठीक है ना, तो इसमें आपको ऐसा ऑप्शन दिया है तो कौन सा ट्रू है वो बताना है। पहला मशीन डिपेंडेंट, हाँ ये मशीन लेवल लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस किया, मशीन डिपेंडेंट होती है। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ऑब्वियसली जो बाइनरी कोड होता है वो आप लिखने बैठेंगे तो सालों चले जाएंगे। ठीक है ना। बाद में एरर प्रोन, एरर प्रोन मतलब क्या? मीन्स हम उसमें एरर कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर आर नोन एज।
ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम्स मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड्स जो डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर, फॉर स्पेसिफिक यूजर बोला है तो एप्लीकेशन आएगा। और डिजाइन टू परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन बोला है, मीन्स कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसमें क्या आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है ना, ये दो आपको याद रखने हैं। अब डैश इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम क्या डील करते हैं कोई भी हार्डवेयर को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन जो असेंबलर की है। असेंबलर क्या करते हैं, असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना, आपको यही याद रखना है। ये मैंने थोड़ी डेफिनेशन दी है, ठीक है, एलेबरेट करके। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब इंटरप्रीटर और कंपाइलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर दोनों का एक ही फंक्शन है। ऐसे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है ना, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रीटर होता है ना वो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है ना, मीन्स पहले एक लाइन कर ली, बाद में उसको इंटरप्रीट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसको इंटरप्रीट करेगा, फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाएगी। और कंपाइलर क्या होता है, वो पूरा का पूरा कोड को एक साथ इंटरप्रेट कर देता है, मीन्स कंपाइल कर देता है। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटरप्रीटर होता है उसमें एरर फास्टली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, और कंपाइलर होता है उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना, कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा ये है कि इट इज़ अ 5 to 25 टाइम्स फास्टर, मीन्स इंटरप्रीटर जो जैसे फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन डायरेक्टली हम अगर देख लेते हैं तो उसमें एरर ज़्यादा मीन्स फ्रिक्वेंटली हमको मिलता जाएगा। ठीक है ना, कंपाइलर के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट चलते हैं लोडर और लिंकर। लोडर क्या होता है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब इसमें क्या होता है, आप अगर कोई भी एसएच फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो उस फाइल, वो जो फाइल होती है ना वो मेमोरी में मीन्स रोम में होती है। उस फाइल को रोम में से रैम में जो लाने का जो काम होता है ना वो लोडर करता है। ठीक है ना, तो ये था फंक्शन लोडर का। और लिंकर का फंक्शन क्या होता है, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना, तो उस फंक्शन को हम अगर डिक्लेयर करते हैं तो कोई बिल्ट इन फंक्शन होता है, कोई यूजर डिफाइंड होता है। जो भी बिल्ट इन फंक्शन होता है ना वो कोई लाइब्रेरी में स्टोर होता है, तो उस लाइब्रेरी में से उस फंक्शन का कोड है उसको निकाल के हमारे कोड में ऐड करने का काम लिंकर करता है। ठीक है ना, तो ये था नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिंकर। अब चलते हैं उसके क्वेश्चंस पे। तो डैश इज अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू अ कॉरस्पॉन्डिंग मशीन कोड। ठीक है ना, तो हमने ट्रांसलेटर देखा, तो उसमें क्या था, 3 प्रकार के ट्रांसलेटर थे। एक था असेंबलर, एक था इंटरप्रीटर, एक था कंपाइलर। तो हाई लेवल टू जो लो लेवल मीन्स मशीन लेवल है उसमें कौन सा कन्वर्जन करते हैं, उसमें 2 आंसर आएंगे, एक आएगा इंटरप्रीटर, एक आएगा कंपाइलर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर। तो इसमें से तीनों के तीनों ट्रांसलेटर है, इसलिए इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं, विच ट्रांसलेटर कैन ट्रांसलेट असेंबली लेवल प्रोग्राम टू मशीन प्रोग्राम। तो असेंबली टू मशीन होता है तो क्या उसमें एक ही होगा, असेंबलर ही आएगा। ठीक है ना, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्यूडो कोड, स्यूडो कोड मतलब क्या होता है, जो प्रोग्राम है उसको कैसे लिखा जाता है उसका शॉर्ट फॉर्म, मीन्स उसके जो ट्रिक होती है उसको हम लिखते हैं, उसको स्यूडो कोड बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्यूडो कोड इज, और इसका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो उसका क्या आएगा, उसमें ग्राफिकल, अगर एल्गोरिदम कोई भी दिखा है उसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, अब थैंक यू फॉर साइनिंग अप। और अब क्या करते हैं कि मैंने ये जो सीरीज़ निकाली है उसमें सारे वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है ना, तो अब ये फर्स्ट मॉड्यूल हुआ है, फ्रीक्वेंटली मैं नेक्स्ट मॉड्यूल भी अपलोड कर दूंगा, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये भी मटेरियल चाहिए जो भी मैंने अभी एमसीक्यूज डिस्कस किए वो आपको अगर रिफ़र करना है और थियरी भी थोड़ी इंक्लूड की है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।